जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आज का लेके आया हूं। आज है 11th क्लास का और ये है आपका बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर या फिर इसे प्रैक्टिस पेपर कह लो। बात आपकी सेम ही होती है, प्रैक्टिस पेपर कह लो या फिर सैंपल पेपर कह लो, ठीक है। टर्म आपका सेकंड है। अब हम इसको करते हैं बिना समय गवाए और चीजों को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे इसमें जानना जरूरी है। 40 मार्क्स का पेपर आपका ये भी आने वाला है। ये भी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब कोई एमसीक्यू टाइप नहीं आएंगे। आपको पूरा पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा जैसे आप पहले लिखा करते थे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिससे कि हमारी टाइमिंग सेव हो हमारे एग्जाम में, वो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन यानी कि सामान्य निर्देश के बारे में जानना। कुल मिलाकर आपके पास 12 प्रश्न आएंगे, यानी कि 12 क्वेश्चन आएंगे। 2 अंक के यानी कि 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मार्क्स कितने कितने होंगे? 2, 3 और 5। ये कुल मिलाकर के हमारे मार्क्स हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। और ईच मार्क्स के हमारे कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 4, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के आएंगे। तो कुल मिलाकर 4 तिया 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब अगला चीज हमें क्या ध्यान देना है, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, उन्हें 30 से 50 वर्ड्स में लिखना है। जो 3 मार्क्स के हैं वो 50 to 80 वर्ड्स में आएंगे और जो 5 मार्क्स के हैं वो 80 to 120 शब्दों में आपको लिखना है। आए समझ? यहाँ पे मैं इसको इसलिए बताता हूं ताकि आपकी टाइमिंग सेव हो और ये समय आप ना बर्बाद करें पेपर में, ठीक है। चलिए अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो आपको दिलाने वाला पूरे के पूरे 2 मार्क्स और गलत करने पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो बिजनेस का पेपर है ना, आपका सारा का सारा बुक में से ही पूछा जा रहा है। बुक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ना ही आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ही एकदम सरल रूप से पूछा जा रहा है और आसान तरीके से, कोई घुमा फिरा के सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा। जैसे कि पूछा इसने क्या है, पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है? व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? इसका सवाल का जवाब वो व्यक्ति भी दे सकता है जिसके पास बिजनेस स्टडीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम न्यूज देखते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं, या कहीं ना कहीं से हमें ये ज्ञात हो ही ज्यादा पता चली जाता है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस। हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जब भी बात करें तो हमारा देश क्या है? एक राष्ट्र है ना। हमारा देश क्या है? एक राष्ट्र है, एक नेशन है, करेक्ट। तो जब भारत का व्यापार, अब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, तो अगर दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश के लिए व्यापार कर रहा हूं, अपने समान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आपका मध्य प्रदेश को भेज रहा हूं, तो ये तो मेरे एक देश के अंदर ही हो गया। तो इसे अंतरराज्य व्यापार कहा जाता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार जो होता है। अब वो व्यापार किस चीज को संबंधित हो सकता है? जाहिर सी बात है, मैं जिन भी वस्तुओं को यहाँ पे बना रहा हूं वो वस्तु मैं वहां पर बेच रहा हूं। अब वहां पे लोगों की क्या क्या आवश्यकता है, उसके आधार पर मान लीजिए कि मेरे पास सभी वस्तुएं हैं। मैं मशीनरी भी बेचने का कार्य करता हूँ, राशन से संबंधित चीजें भी बेचने का काम करता हूँ, क्लोथिंग भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मेरे पास है, तो कपड़े भी बेचने का काम करता हूँ। तो इस तरीके से क्या अलग अलग प्रोडक्ट मैं अपना अलग अलग जगह पर भेज करके कमाई कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही जब एक राष्ट्र का, एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ रिलेशन स्टेबलाइज होता है, ठीक है, तो वहां पर ये एक नेशन, और एक नेशन यानी कि भारत को छोड़कर शेष जितने भी देश है वो अंतरराष्ट्रीय में आ जाते हैं। तो भारत का जिस भी देशों के साथ रिलेशन है व्यापारिक, व्यापारिक में कैसा, हम जानते हैं कि जो भारत है कुछ वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है और कुछ वस्तुओं को इंपोर्ट करता है। मतलब वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब निर्यात और इंपोर्ट का मतलब आयात, यानी कि जिस चीज की आवश्यकता भारत के लोगों को है लेकिन वो भारत में संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो वो भारत के बाहर से मंगवाते हैं। जैसे कि भारत है, अब हमें पता है कि पहले भारत क्या करता था, डिफेंस के मामले में अगर कहा जाए, रक्षा के मामले में कहा जाए, तो भारत ज्यादा हथियारों को बनाता नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता था। वो अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबसे हथियार खरीदता था ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अभी बनाना शुरू हो गया तो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। वहां की टेक्नोलॉजी हो गई, कमोडिटी हो गई, सर्विसेज हो गई, ठीक है,
और टेक्निक हो गई, ये सारी की सारी चीजें क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित हो रहा है। कौन सा, व्यापारिक संबंध, इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। आए समझ, ठीक है। अगला ये क्या कह रहा है, अल्पकालिक वित्त का वर्णन करें, डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये पैसों से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, धन से संबंधित है। मैंने पर्यायवाची भी समझा दिया आपको। अब बात किसकी कर रहा है, शॉर्ट टर्म। एक चीज ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म चाहे फाइनेंस हो, कोई टर्म हो, कोई भी चीज हो, जब भी शॉर्ट टर्म की बात करें ना, इट मीन्स होता है लेस देन अ ईयर, यानी कि एक साल से कम वर्ष। तो बात किसकी कर रहा है, अल्पकालिक वित्त की, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की। तो यानी कि जब भी कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई अपना व्यापार चला रहा है, और उस व्यापार में एक साल से कम के समय में जो फाइनेंस उसने इस्तेमाल किया है अपने डे बाय डे खर्चों के लिए, फ्रेट चार्जेस के लिए, लेबर के वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, तो वो सारा का सारा हमारे क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो हम इस तरीके से वर्णन कर सकते हैं कि हमारा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है वो फाइनेंस होता है जो एक साल से कम टर्म के लिए होता है, और कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेस पर्सन या फर्म उसको अपने डे बाय डे कंजप्शन को, फ्रेट चार्जेस को, ठीक है, सैलरी वेजेस को पे करने के लिए यूज करता है। ठीक है ना। थर्ड क्या कह रहा है, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसे हम आईपीआर कहते हैं, उसका मतलब हमसे पूछ रहा है, इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट वी नो आईपीआर। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना जो मानवों के द्वारा ही डेवलप की जाती है। ठीक है, हाँ, डेवलप इन द सेंस का मतलब ये नहीं कि मैंने जमीन मैंने बिल्डिंग बना ली, ठीक है, मैंने कोई मशीनरी बना ली, नहीं, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मानव की हम उस बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली वास्तव में तो नहीं होती, वो उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि बिल्डिंग है, उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है ना कुछ इस टाइप का, तो वैसा नहीं होता। जैसे कि मान के चलिए कि किसी आर्किटेक्चर या किसी पेंटर के द्वारा की गई पेंटिंग, अब जो पेंटिंग है वो कैसी है, उसने मन से जो सोचा उसको ड्रॉ किया, उसमें अपने मन के कलर भरे और उसको सुंदर बना दिया, दैट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कंपनी होती है, तो कंपनी के अंदर आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सारी चीजें आती है ना, ये सब की सब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही काउंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों अलग अलग कंसेप्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे कैसे, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में देखा जाए, तो इसके अंदर कोई भी कंपनी जो होती है अगर कोई नई चीज इन्वेंशन करती है तो उसका पेटेंट करा देती है ना, उसका एक ट्रेडमार्क होता है, उसकी इंडस्ट्रियल डिजाइन होती है, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है। और अगर हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट में क्या जाता है, तो कॉपीराइट के अंदर आपकी जो कविताएं होती हैं, कहानियां होती है, जो लेख होते हैं, ये नॉवेल्स हो गया, पोएम्स हो गया, कोई खेल हो गया, कोई मूवी होगी, कोई गाना हो गया, कोई संगीत हो गया, कोई कला हो गई, कोई पेंटिंग होगी, फोटोग्राफ हो गया, स्कल्पचर हो गया, ये सारा का सारा हमारा कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। ये ध्यान देना, पेटेंट्स हम किसका किसका कराते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आप मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आप क्या कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो। ठीक है, अब इन्वेंट करने के बाद आप चाहते हो कि वो आपके पास ही रहे, तो आप उसका पेटेंट करा लेते हो, जितने भी साल को आप कराते हो, फिर उसका एक ट्रेडमार्क हो जाता है, उसका एक लोकेशन होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, वो एक ज्योग्राफिकल जगह ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि केसर है, केसर सबसे ज्यादा कहाँ भारत में पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर की यानी कि सर्द वाले इलाके में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका हम पेटेंट करा सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास वो उपलब्ध हो तो। ठीक है, और इसी प्रकार से कॉपीराइट, जैसे आपने देखा अगर यूट्यूब आप चला रहे हो या यूट्यूब की जिसके पास नॉलेज हो गया, आपने सुना होगा कि इस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है ना, तो वो किस चीज के ऊपर आया, वो तो म्यूजिक पे आएगा या फिर वीडियो पे आएगा, जो भी आपने यूज किया है, या कोई कंटेंट पूरा पूरा यूज करो तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कॉपीराइट होता है। इसी को ही कहते हैं हम बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। गॉट इट माय पॉइंट। सो यहाँ पर भी
सभी बच्चों ने 2 मार्क्स अचीव कर लिए हैं, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि आप यहाँ पे समझ जाओगे तो काफी हद तक आपके दिमाग में जो नसें रुक गई है ना इसको समझने की, वो खुलनी शुरू हो जाएगी। फिर करना है क्या, थोड़ा सा क्विक रिवीजन अपने बुक के अंदर और आपको सबका जवाब मालूम हो जाएगा। 4 कह रहा है आंतरिक व्यापार की 2 व्यापक श्रेणियों की सूची बनाए। लिस्ट द 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब ये आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं, तो जब भी आंतरिक व्यापार की बात कर रहे हैं ना तो इसके अंदर 2 व्यापक श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी खुदरा व्यापार, जिसे कहते हैं हम होलसेल। क्या होता है आपका? खुदरा व्यापार। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका होता है थोक। ठीक है ना, एक होता है आपका खुदरा और एक होता है आपका थोक व्यापार। इंग्लिश में इसे कहते हैं हम रिटेल ट्रेड। तो ये 2, इसके 1 पॉइंट मिल जाएगा, इसका 1 पॉइंट मिल जाएगा, कुल मिलाकर के 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि इसने केवल सूची बनाने की बात की है। तो खुदरा व्यापार हो गया आपका, थोक व्यापार हो गया। अब खुदरा व्यापार हो गया तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना है, थोक व्यापार के बारे में थोड़ा सा लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। 5वां, विभागीय भंडारों और बहुसंख्यक दुकानों में कोई 3 अंतर हमें बताने हैं। किसके बीच में? जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके बीच में और जो मल्टीपल शॉप्स हैं उसके बीच में। जब भी आपसे अंतर पूछे ना तो बिजनेस के अंतर को बताने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो कुछ इस तरीके का होता है। हम यहाँ पर सबसे पहले बेसिस ले लेते हैं, यानी कि आधार, किस चीज के आधार पर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें। तो ये आपका बेसिस हो गया। फिर आ जाएगा डिपार्टमेंटल शॉप, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे एम से मल्टीपल शॉप। अब बेसिस में हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले लोकेशन की बात करें। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करें तो जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर होता है ना वो सेंट्रल प्लेस होता है, मतलब हर जगह आपको मिल जाएगा। लेकिन जो आपको मल्टीपल शॉप्स होते हैं ना ये वहीं सबसे ज्यादा मिलेंगे जहां पर ग्राहकों की संख्या यानी कि कस्टमर की संख्या सबसे ज्यादा हो। ठीक है, ये आ जाएगा आपको लोकेशन के बेस पर। सेकंड आ जाएगा रेंज ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो डिपार्टमेंटल स्टोर का जो रेंज होता है ना वाइड होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल का मतलब क्या, सब जगह पाए जाते हैं। तो सब जगह पाए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा से ज्यादा मात्रा प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे इसके पास। लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं ना इनके पास सभी प्रोडक्ट के रेंज ज्यादा नहीं होते। जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है उसी की ये क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सर्विसेज ऑफर। अब जो सर्विसेज देते हैं तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो सबसे से ज्यादा कस्टमर को सर्विसेज देता है। लेकिन जो मल्टीपल शॉप होता है ना वो उसका अपोजिट, सर्विसेज देता तो है लेकिन लिमिटेड देता है। सो इस तरीके से 1 2 3 लोकेशन, ठीक है, फिर आपका रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड थर्ड आ गया सर्विसेज। ये 3 पॉइंट हो गए तो 3 मार्क्स हमें मिल गए। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करना है हमें। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैं तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको इसका आंसर शीट भी दिखाऊंगा, वहां पे चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। क्योंकि हम देखकर और सुनकर चीजें करते हैं ना तो वो बेहतर तरीके से क्लियर हो पाती है। इजंट इट? 6 क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन? अब जो हमारा एनएसआईसी है, अब इसके उद्देश्य क्या है, क्यों खोला गया है, किस उद्देश्य से खोला गया है? तो इसका उद्देश्य बेसिकली यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी निर्यात आयात को बढ़ाना, मशीनों को उपलब्ध कराना और लोगों की जरूरतों को कम से कम लागत पर पूरा करना। ठीक है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सामान उत्पादित होगा, सप्लाई बढ़ेगी, संसाधन बढ़ेंगे, मतलब बंटवारा ज्यादा होगा, कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ेगी। ठीक है, और इसके साथ डोमेस्टिक और हमारा इंपोर्टेंट दोनों में वृद्धि होती है। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो सामान हम यहाँ पर बेच रहे हैं जब यहाँ के लोगों की जरूरतें भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी तो हम बाहर देश को निर्यात भी कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल बिजनेस यूनिट के रूप में ही काम करेगा लेकिन धीरे धीरे वो ग्रोथ करना शुरू करेगा। और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसके? हम इसके सर्विसेज के ऊपर मेंटर कर सकते हैं, एडवाइजरी कर सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं कि कहाँ पर लोग थोड़ी गलतियां कर रहे हैं जो उनको सुधार करने की आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय लेंगे और उन लोगों की सहायता करेंगे। ये उद्देश्य है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, 7वां पे चलते हैं। 7वां क्या कह रहा है? लंदन
लंदन स्थित एक वॉशिंग मशीन विनिर्माण कंपनी है, यानी कि मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, किसकी? वॉशिंग मशीन की। अब ये दो नए उत्पाद, अब इसकी दो नए प्रोडक्ट हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर, ये जोड़ना चाह रही है। ठीक है, भारत के अंदर ये एसी और रेफ्रिजरेटर दो प्रोडक्ट लाना चाह रही है। अब 10 एप्लीकेंट यानी 10 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया कि हम आपके सामान को भारत के ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो उसमें से कंपनी ने दो थोक फर्मों को चुना। ठीक है, अब थोक फर्म में क्या होती है हमारी, ये तो पता चलेगा ना, होलसेल, जो होलसेल में काम करने का कार्य करती है। ठीक है, तो दो थोक फर्मों को चुना जिनके प्रस्ताव बहुत प्रतिस्पर्धी और आकर्षक थे, यानी कि जो उनके प्रस्ताव थे ना वो कॉम्पिटेटिव और अट्रैक्टिव थे। अब जो एसी के थोक विक्रेता था, फर्म ने दिल्ली में एसी बेचने के लिए खुदरा व्यापारी हरी की सेवाओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर लिया। यानी कि ये क्या है? थोक फर्म है। ठीक है, यानी कि होलसेल में सारा मत करिए। और एक खुदरा यानी कि फुटकर कह सकते हैं इसको, ये क्या कर रहा है, मतलब होलसेल फर्म ने आपका रिटेल फर्म से ज्वाइन किया। ठीक है, अब हरी की सेवाओं को लेना चाहते हैं। अब हरी ने यह बताया होलसेल फर्म के मुखिया को कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि उनके घर पहुंचने से पहले पहले जो दिल्ली की गर्मी है ना उससे उनको राहत मिले, यानी उनका घर ठंडा हो जाए। तो फुटकर विक्रेता द्वारा थोक विक्रेता या विनिर्माताओं को प्रदान की जाने वाली 3 सेवाओं की हमें व्याख्या करना है। यानी कि जो फुटकर विक्रेता है, फुटकर विक्रेता कौन है यहाँ पर? हरी है। अब हरी ये होलसेलर को या फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म को कौन सी सर्विसेज दे रहा है, वो 3 सर्विसेज हमें यहाँ पर वो बतानी है। तो देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कि वो मदद कर रहा है उनके वस्तुओं को देश के छोटे छोटे लेवल पर ग्राहकों तक पहुंचाने की। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल मतलब निजी बिक्री। अब निजी बिक्री मतलब वो खुद भी तो बेच रहा है ना, लोगों को पास पहुंचा तो रहा ही है, लेकिन साथ में क्या कर रहा है? वो खुद भी वस्तुओं को बेच रहा है, उनकी सहायता कर रहा है और एक प्रोसेस के रूप में लोगों से एंगेज हो रहा है और सेलिंग के लिए एफर्ट कर रहा है। फिर क्या है आपका? फिर आपका लार्ज स्केल पर ऑपरेशन, यानी कि लंबे, पहले उसने खुद किया यहाँ पे, फिर उसकी जितनी भी दुकानें थी अलग अलग जगह, फिर वहां पे उसने ज्वाइन किया, वहां के लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट किया और फिर वहां के लोगों को सेल किया। तो इस तरीके से 3 पॉइंट जो निकल कर आते हैं ना हमारे सामने, सबसे पहले वो क्या कर रहा है? वस्तुओं के आवंटन में सहायता कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा निजी बिक्री कर रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? बड़े स्तर पर इस ऑपरेशन को चला रहा है, यानी कि बड़े स्तर पर सक्रिय करना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं और इस 3 पॉइंट से हमारे 3 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब 8वां पॉइंट क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वित्त व्यवसाय की जीवन दायिनी है, क्या यह कथन सत्य है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स डियर, बिना पैसे के व्यवसाय को कैसे चलाया जा सकता है? हम अगर कोई भी व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। मनी है तो हनी है, इजंट इट? अगर मैं कोई भी बिजनेस सेटअप करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? उसको चलाने के लिए। कैसे चलाया जाता है? उसमें जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रयोग करने के लिए। मान लीजिए कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करता हूं, अब उस रेस्टोरेंट को ओपन करने के लिए मुझे सामान चाहिए होगा, खाना बनाने वाला, है ना? उसमें पैन चाहिए होगा, स्नीचर चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद सब्जियां वगैरह हो गया, आटा, बहुत सारी चीजें ये चाहिए होगा। लेकिन ये इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए, क्योंकि जब पैसा होगा तभी तो मैं इन चीजों को खरीद पाऊंगा ना। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, जो फाइनेंस है लाइफ ब्लड है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि ये हमारे दैनिक खर्चों को भी चलाने का काम करता है, दैनिक जरूरतों की पूरी करता है और आने वाले समय में हमारी और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद करता है फाइनेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख के बना सकते हो। पहले इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि बिजनेस को बढ़ाने चलाने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे फिक्स हो गया या फिर चालू संपत्तियां हो गई, उन संपत्तियों को खरीदने के लिए।
बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस को मॉडर्न करने के लिए। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट भी लिख दोगे और क्यों आवश्यक है अब वो भी बता दोगे। ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का वर्णन करें। अब डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। अब अगर मैं ये बात करूं कि ग्रामीण क्षेत्र, हमें पता है कि वहां के जो लोग हैं ना, उन लोगों को वहां पर व्यवसाय व्यापार मिल नहीं पाता है, इसलिए वो अपना स्थान छोड़ करके माइग्रेट हो जाते हैं अलग अलग स्टेट में, जहां उनको अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सके, यानी कि एक तरीके से रोजगार प्राप्त हो सके। इसलिए जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तो इन जगह के जो लोग हैं ना, वो महानगर हो, जैसे कि दिल्ली हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, तो इन मुंबई, इन जगहों पर जाकर के अपना रोजगार देखते हैं और कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही बिजनेस जो अन्य जगह पर उपलब्ध है, अगर उनकी रूरल एरिया में ही उपलब्ध हो जाए, तो माइग्रेशन रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा ना। फिर वो इतना दूर क्यों जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपने परिवार को छोड़कर दूर जाकर के काम करना। लेकिन अगर जहां वो रह रहे हैं, जाने का उनका निवास स्थान है, अगर वहीं पर उनको आसानी से जॉब मिल जाए, रोजगार उपलब्ध हो जाए, तो वहां के लोगों को बहुत फायदा होता है। ठीक है, सबसे पहला रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार फायदा होता है। दूसरा, वहां के लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। इसके अलावा जो हमारा आय है ना, आय का आवंटन समान रूप से होता है। ठीक है, सभी को रोजगार की बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा वो वहां के जो लोग हैं, जो बिजनेस है, उसको और बढ़ावा मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिजनेस सेटअप किया जिसने, वो अगर कम सैलरी में भी लोगों को रखता है ना, तो भी लोग रह लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाके मैं अगर रहूंगा तो वहां किराया भी लगेगा, मेरा रूम रेंट लगेगा, खाने पीने का भी लगेगा, तो बात मेरी वहीं पड़ जानी है। जबकि मैं घर में रह करके अगर थोड़ा 1-2 हज़ार रुपये कम भी मिल रहा है मुझे, तो भी चलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा खर्चा तो मेरा बाहर जाके हो जाता है। तो यहाँ पे लोगों को ये सोच उनकी डेवलप होती है और वो वहां पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे और फायदा क्या होता है, वहां का जो इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें वृद्धि मिलती है। माइग्रेशन हमारा रुक जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो वहां का विकास है ना, वो तेज गति से होता है, और तेज गति से होने से जीवन स्तर भी अपने आप बेहतर हो जाता है, लोगों को नई नई सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, एक निर्माण कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर दुकानें खोलती है, अलग अलग जगह पर। ठीक है, कौन सी कंपनी है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब वे कैश में माल बेचती है, यानी कि कैश में अपने गुड्स को बेचती है। अब सभी जो दुकान है ना, सज्जा समान है, यानी कि सभी की दुकानों की जो साज सज्जा एक जैसी है, वस्तुओं के दाम भी एक जैसे ही हैं। इस तरह वे अनावश्यक बिचौलियों को खत्म कर देते हैं, जिससे उपभोक्ता को फायदा मिलता है। अनावश्यक बिचौलियों कहने मतलब हो गया कि मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, आप एक कस्टमर है, लेकिन आपने जो मेरा सामान खरीदा ना, वो डायरेक्टली मुझसे नहीं खरीदा, मैंने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, फिर रिटेलर ने आपको पहुंचाया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ होलसेलर का भी प्रॉफिट ऐड है आपके प्रोडक्ट में, रिटेलर का भी प्रॉफिट ऐड है आपके प्रोडक्ट में, और तब जाके आपने खरीदा। लेकिन अगर होलसेलर और रिटेलर दोनों, यानी कि आपका डब्ल्यू यानी कि होलसेलर एंड आपका रिटेलर, अगर इन दोनों के लाभ को मैं खत्म कर दूं, तो यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरर और ये क्या कस्टमर, अब इसका रिलेशन डायरेक्टली इससे होगा, इसका रिलेशन डायरेक्टली इससे होगा। तो इसके बीच में जो पैसा जा रहा था ना, वो हटने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो सामान कस्टमर को महंगा बिक रहा था, जो सामान आपका यहाँ पर बनने के बाद 6 रुपये होता है, लेकिन कस्टमर के पास 10 रुपये का मिलता है, अब वो डायरेक्टली इसी को 6 रुपये में खरीद सकता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है ना। अब आगे पूछा है संदर्भित दुकान की पहचान करें। अब जो दुकान के बारे में बताया गया वो किस प्रकार का दुकान है, हमें ये बताना है। दूसरा, ऐसी दुकानों की विस्तृत विशेषताएं क्या लिखी, मतलब इसकी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एलोबरेट करना है हमें। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप का दुकान है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल स्टोर और चेन स्टोर। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पर है, तो मल्टीपल में हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल हो जाएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो विशेषताएं आपकी ये हो सकती हैं कि जो हमारे वस्तुएं है ना, उसको अच्छे तरीके से डिस्पैच करके प्रत्येक शॉप में रखा जाता है और हेड ऑफिस से लिया जाता है।
उसके बाद अलग अलग जगहों पर इसको पहुंचाया जाता है ताकि वहां के लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, उनकी पहुंच पड़ सके। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, इसका जो रिलेशन होता है डायरेक्ट सुपरवाइजर से होता है, जो या फिर ब्रांच मैनेजर से होता है, जो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रत्येक दिन के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखो। सेकंड क्या कह रहा है, ऐसी दुकानों की हमें विस्तृत विशेषताएं लिखिए। तो ये ध्यान देना, अगर संदर्भित दुकान के प्रकार की पहचान करें, अगर ये मल्टीपल स्टोर हुआ तो इसकी विशेषताएं वो हुई जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ तो क्या होगा, तो फिर उसका जवाब हम इस वाले सवाल में देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर की बात कर रहा है और यहाँ पे जो है ये आपका मल्टीपल स्टोर की बात कर रहा है। और उसकी विशेषताएं क्या है मैंने आपको बता दिया है कि जो प्रत्येक वस्तुएं होती हैं वो हेड ऑफिस से पहले जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं वहां पर लाए जाते हैं अलग अलग एरिया में। ठीक है, फिर कस्टमर तक पहुंचाया जाता है ताकि क्लाइंट्स की जो पहुंच आसानी से हो सके। ठीक है, फिर जो उसका सुपरवाइजर होता है, जो ब्रांच मैनेजर होता है, वो डे बाय डे को मैनेज करता है, हर एक दिन को मैनेज करके चलता है। ठीक है, जो हेड ऑफिस होता है वो चार्ज क्रिएट करता है, एक पॉलिसी बनाता है ये इंश्योर करने के लिए कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा जो गुड्स होते हैं हमारे जो शॉप पर फिक्स होते हैं उसकी कीमत का निर्धारण करना और उसे सही दाम पर बेचना। अगर डिपार्टमेंटल होगा तो डिपार्टमेंटल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी आंसर शो कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला आपका समता अंश और पूर्वाधिकार अंश के बीच अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ये आपका बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज के समय में बहुत ही अच्छा सवाल है जानने के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं ना तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी शेयर बेसिकली होता क्या है। अब जो इक्विटी शेयर होता है ना, इसके अंदर डिविडेंड भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन तब दिया जाता है जब हम प्रेफरेंस को दे देते हैं। मतलब मान के चलिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है, एक व्यक्ति है जिसके पास इक्विटी शेयर है, और दोनों की जो कंपनी है ना सेम है, दोनों की कंपनी सेम है, लेकिन इसने इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर इसके पास है और इस आदमी का इक्विटी शेयर इसके पास है इस कंपनी का। लेकिन जब डिविडेंड की बार आएगी ना, यानी कि मान लिया जाए कि एक समय ऐसा आ जाता है कि जो कंपनी है वो दिवालिया होने लग जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या करेगी, तो सिचुएशन में जितनी भी इसकी संपत्तियां हैं जहां से भी वो पैसा कलेक्ट करेगी, सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर का भुगतान करेगी, यानी कि पूर्वाधिकार अंशकारों को देगी। उसके बाद जो कुछ बच जाता है उस बचे हुए भाग में से फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। ठीक है, इस तरीके से ये मतलब प्रोसेस चलता है। अब जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसके अंदर कोई फिक्स रेट नहीं होता है आपका देने का, मतलब कोई फिक्स रेट नहीं होता कि आपका 10% एट द रेट पर एनम, 12% एट द रेट पर एनम के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इसके अंदर फिक्स होता है 9%, 10%, जो भी कंपनी डिसाइड करती है उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर वो चीज फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका जो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर से फिक्स होती है जो शेयर, इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट, इट फ्लक्चुएट विद प्रॉफिट। अब जो आपका डिविडेंड होता है ऐसा नहीं कि हर बार इसको मिलेगा ही मिलेगा, इक्विटी शेयर को हर बार डिविडेंड नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का फिक्स होता है, इसको डिविडेंड मिलता ही मिलता है, लेकिन कई कंपनियों में इसका भी चीजें निर्धारित की जाती है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, और इसके अलावा एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जब भी जनरल मीटिंग होती है इस कंपनी, जैसे कंपनी है, अब कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग होती है तो इस जनरल मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर को पार्ट करने का राइट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पार्ट लेने का अधिकार नहीं होता। मतलब क्या, इस कंपनी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जा रहे होते हैं उसमें इक्विटी शेयर होल्डर का भी मत सुना जाता है, यानी कि ये भी अपना मत दे सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन पूर्वाधिकार अंश वाले नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं कि एक रूप में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि समता अंश अधिकार जिनके पास होता है, वो एक तरीके से उस कंपनी के उस हिस्से के मालिक होते हैं।
मान लिया जाए कि एक कंपनी है, इसके पास 100 शेयर है, 100 इक्विटी शेयर है। अब इसमें से जिसके पास भी 2 शेयर 3 शेयर होगा, तो इसका मतलब वो उस कंपनी के 3 शेयर का मालिक है, यानी कि इसका पूरा पूरा राइट है इस 3 शेयर के हिसाब से डिसीजन लेने का। ठीक है, ये है इसके अंतर। अंश और ऋण पत्र भी बेसिकली इसी तरीके से होता है, लेकिन ऋण पत्र आपका डिवेंचर हो जाता है और अंश हमारा शेयर, यानी कि जो हमने अभी समझा ना शेयर, ये टाइप का। और डिवेंचर एक ऋण पत्र होता है, वो बैंकों के माध्यम से चीजें की जाती है। जब बैंक से लोन लिया जाता है तो लोन लेने के रूप में क्या करता है, जो कंपनी होती है उनको डिवेंचर इशू करती है कि आप हमारे इतने के डिवेंचर ले सकते हैं। इन केस कभी भी कंपनी उस ऋण को पूरा नहीं कर पाती है, तो वो जो बैंक होता है वो डिवेंचर को पब्लिकली करके पैसा कलेक्ट कर सकती है। आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो आपको पूरे 5 मार्क्स दिलाने वाला है, तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सवाल बहुत सरल है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों की हमें व्याख्या करनी है। अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो इसके क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, हमें ये बताना है। बहुत सरल है। सबसे पहला ये होता है कि इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। अब बेनिफिट कैसे मिलता है, मान लिया जाए ये रहा अमेरिका और ये रहा इंडिया, ठीक है, इन दोनों में व्यापारिक संबंध में लेन देन है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है मतलब बेच रहा है। तो जो यहाँ के लोग हैं ये क्या करेंगे, अब इनके पास क्या है, डॉलर है, लेकिन सामान यहाँ के लोगों को क्या चाहिए, रुपया चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे एक्सचेंज एजेंसी पे। एक्सचेंज एजेंसी कौन किसकी होती है, आरबीआई की होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। तो यहाँ पे डॉलर देंगे, जितने डॉलर इन्होंने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट चल रहा होगा वर्तमान में, जैसे मान को चलो कि 70 रुपए चल रहा है, यानी कि जो हमारा $1 है वो 70 रुपए के बराबर है। मतलब अगर मैं आपको $1 देता हूं तो बदले में मुझे 70 रुपए मिलेगा, यानी कि हमारा जो रुपया है ना डॉलर से कमजोर है कि नहीं, क्योंकि $1 70 रुपए के बराबर है। इसलिए उसी अकॉर्डिंग तो जब ये सामान रुपये में खरीदेगा तो पहले क्या करेगा, डॉलर को एक्सचेंज करवाएगा रुपया में। तो भारत के पास क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज की मात्रा बढ़ती है इससे। इसी प्रकार कोई लोग भारत में घूमने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, किसी पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, तो भी इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम जो बाहर बेच रहे हैं ना सामान, उसमें कस्टम ड्यूटी भी इंक्लूड हो जाती है, यानी से कस्टम ड्यूटी की इंक्लूड होने से जो प्राइस होता है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जो सामान आपका 100 रुपए का इंडिया के अंदर मिल रहा होता है, अगर इसे बाहर बेचा जाए तो यही सामान आपका लगभग डबल प्राइस का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बेचने वाला पर्सन है उसको मुनाफा ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज होती है, यानी कि जो भी क्षमता होती है प्रोडक्शन करने की ज्यादा से अच्छे से यूज कर सकते हैं। फिर हमारा ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो बिजनेस होता है उसका जो विजन होता है उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापारी लाभों की व्याख्या करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक जो आपको समझाया है ना, आपके 12 प्रश्न थे वो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके उत्तर कि इसके उत्तर क्या है, तो आप इसको देख भी लीजिएगा। थोड़ा धीरे धीरे चलाऊंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो और उसको देख के लिख भी सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो ये रहा हमारा उत्तर, यानी कि ये हमारा आंसर की है। अब आंसर की को समझते हैं कि आंसर की में हमें क्या करना है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। तो पहला हमारा था अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाला, ये रहा उसका आंसर। ये इंग्लिश में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप बच्चे समझ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो रेफर करता है कि हमारे एक दो या दो से ज्यादा देशों में जब बिजनेस को चलाया जाता है। इसका मतलब होता है कि बिजनेस एक्टिविटी एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रही है, जैसे कि आपका गुड्स हो गया, कैपिटल हो गया, सर्विसेज हो गया, ये हम एक देश से दूसरे देश में दे रहे होते हैं। फिर आपका शॉर्ट टर्म फंड आ गया, जो जरूरत होता है हमारे 1 साल से कम के लिए होता है, यानी 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता है। बेसिकली इसकी जो आवश्यकता होती है इसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। ध्यान देना, जो शॉर्ट टर्म फंड होता है ना
वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हमारा डे बाय डे नीड्स को पूरा करने का काम करता है, ठीक है ना। थर्ड आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपका इन्वेंशन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आ जाता है। और जो कॉपीराइट होता है उसके अंदर आपका लिटरली आर्टिस्ट वर्क सच एज नोवेल, पोएम, प्लेस, पोम, फिल्म्स, म्यूजिकल वर्क्स, artist works such as drawing, painting, photographs, sculpture and architectural design आ जाते हैं। अब बताया गया था कि जो आपका इंटरनल ट्रेड होता है उसको दो भागों में बताना है। तो दो भाग हमारे ये रहे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। पांचवा है हमें डिफरेंस बताना था डिपार्टमेंटल स्टोर का और मल्टीपल शॉप्स का। तो लोकेशन, रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ ऑफर ये हमारे आधार हैं। इस आधार पे हमने इसको देख लो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन था उसके उद्देश्य क्या है हमें ये बताना था। सबसे पहला उद्देश्य इसका ये होता है कि ये स्वदेशी चीज़ों को बनाना चाहता है, उसी को इम्पोर्ट करना चाहता है, ठीक है, ताकि हमारा हायर परचेज हम बढ़े, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स बढ़े, सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, आवंटन कच्चे माल का ज़्यादा से ज़्यादा हो, डोमेस्टिक हो, इम्पोर्टेंट हो, हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस यूनिट्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएं और इसको मॉनिटर करने का काम करें। तो ये उद्देश्य होता है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का। सातवां में आपसे पूछा गया था कि आपका जो रिटेलर है और होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो इसमें क्या क्या सहायता वो करता है। हमने वो कहानी पढ़े थे लंदन में जो दो लोग थे उसी की कहानी है। तो हेल्प कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं के वितरण में हमारी सहायता कर रहा है, पर्सनल सेलिंग में सहायता कर रहा है, इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन यानी कि बड़े पैमाने पर इसको अनेबल करने का काम कर रहा है। तो ये तीन सहायता करता है जो रिटेलर होता है, होलसेलर का, उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। और जो फाइनेंस होता है वो हमारा लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का। बिल्कुल बात सही है। क्यों है इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था। और बिजनेस के लिए क्यों रिक्वायर्ड है, तो हमारे बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारे पर फिक्स और करंट एसेट्स को खरीदने के लिए, हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मॉडर्न टेक्निक लाने के लिए, ठीक है ना। 9 पॉइंट क्या था, हमें मेजर रूल्स बताने थे स्मॉल स्केल बिजनेस का जो रूरल एरिया में शुरू किए जाते हैं। तो ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल करता है। इसके अलावा ये इनकम यानी कि आय के आवंटन में समान रूप से बंटवारा करता है, यानी कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं ऐसा नहीं कि 1 लाख कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, इस तरीके से नहीं, आय का आवंटन समान रूप से सभी में होता है। इसके अलावा दे हेल्प टू एक्सेलरेट ग्रोथ यानी कि वृद्धि को वो गति देते हैं, बढ़ावा देते हैं। फिर आपका पॉइंट, दे मिटिगेट डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एलिवेट पॉवर्टी यानी क्या करते हैं, ये जो हमारा जो मिटिगेट है ना, मिटिगेट का मतलब होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि वो बेरोजगारी जो छिपी होती है तो उसको भी क्या करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं और गरीबी को भी कम करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा दे फैसिलिटेट रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देते हैं, माइग्रेशन को कम करते हैं और जो हमारा रूरल एरिया है उसको अर्बन एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं यानी कि उसको उस जैसे बनाने का प्रयास करते हैं। फिर आपका मल्टीपल स्टोर चेन, हमें आंसर मिल गया था, अगर मल्टीपल स्टोर चेन होगा तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, और अगर डिपार्टमेंट स्टोर होगा सेकंड वाला ऑप्शन तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, ठीक है। 11 अंतर मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो इक्विटी शेयर क्या होता है, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो बचता है तब जाकर के इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, और यहाँ पर पहले इसको मिल जाता है। यानी कि जो मैं यहाँ इसमें बताऊंगा उसका अपोजिट हमारा ये वाला होगा। दे हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर यानी कि प्राथमिकता इन्हीं को दी जाती है हमेशा। आगे क्या है, रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया ना कि जब भी पेमेंट करना होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। फिर क्या है, द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी यानी कि वरी का मतलब होता है बदलाव होता रहता है, ठीक है। यानी कि जो इक्विटी डिविडेंड हम देते हैं उसका जो रेट है वो साल के दौरान बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पर। लेकिन जो प्रेफरेंस के अंदर जो रेट होता है ना वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस आ रहा है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है तभी भी उसको उतना ही मिलेगा। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, in the case of equity share, areas of dividend cannot accumulate
इट फ्लक्चुएट विद प्रॉफिट, मतलब वही ईयरली हो गया कि कम किया जाए घटाए किया जाए, तो वो इक्विटी शेयर में नहीं होता। लेकिन हम इसके अंदर जो होता है ना प्रेफरेंस शेयर के अंदर, इसमें एक्युमुलेट नहीं होता, ये कम्युलेटिव होता है। कन्वर्टिबिलिटी, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेबल। अब इक्विटी शेयर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में। यानी एक बार इक्विटी शेयर ले लिया तो इक्विटी रहेगा, लेकिन अगर प्रेफरेंस लिया तो प्रेफरेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर में। ठीक है, अब शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, उसका मतलब यहाँ पे दिया है, देख लीजिए आप एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। आखिरी प्रश्न जो था हमारा, हमें बताना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके क्या लाभ है। तो पहला लाभ ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम कमाते हैं। दूसरा लाभ है कि जो रिसोर्सेज है हमारे वो अच्छे तरीके से हम यूज कर पाते हैं। तीसरा लाभ है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है उसमें ग्रोथ की जाती है। चौथा है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमारा बढ़ता है, फर्म का बढ़ता है। फिर आपका हायर प्रॉफिट होता है, फर्म के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, हमारा जो इंटेंस कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट होता है वो भी बढ़ता है, और हमारा बिजनेस जो बिजनेस देख के चल रहे हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। सो इस तरीके से आपका ये भी समाप्त होता है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना ना भूलें। लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं यार, छोटी सी चीजें मांगते हैं, क्या करना है, क्या बटन है, प्रेस किया, काम खत्म। तो उसी चीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहें, जुड़े रहें, और बस ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।